हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज एकेडमी में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम ला चुके हैं पार्ट 4 कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का जो फिजिक्स का अध्याय 1 गति का चल रहा था। हमने पीछे 3 वीडियो 3 पार्ट बना करके दे रखा है। आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे और पार्ट 4 में हम शुरू करेंगे चाल से। जैसे इसके पहले वाले पार्ट में हमने सदिश अदिश, निर्देश बिंदु, दूरी, विस्थापन और दूरी और विस्थापन में अलगाव के लिए समझने के लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न दिए थे। उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने एक समान गति और असमान गति को पढ़ा रखा है। आज हम उसके बाद बात करेंगे चाल की। आज हम शुरू करेंगे चाल। चाल को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। चाल हमने पहले ही बता रखा है आपको दूसरे वीडियो में, सदिश और अदिश राशियों में कि चाल क्या था? अदिश राशि था। और सदिश और अदिश का हमने पहचान बता रखा है कि जिसमें व या ब शब्द पूरा पूरा आए वो सदिश राशि है, और जिसमें व या ब शब्द एकदम न हो या तो फिर आधा अधूरा हो तो वह अदिश राशि है। तो जिसमें हमें चाल दिख रहा है इसमें व या ब है ही नहीं, तो यह क्या है? अदिश राशि है। तो हम इसका परिभाषा पहले जान लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा? चाल को एक और प्रकार से कहते हैं गति की दर। क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिख सकते हैं गति की दर। गति की दर। दर का मतलब होता है समय से भाग देना। समय से भाग देना। जैसे हम अगर इंग्लिश में इसको कहना चाहें तो रेट ऑफ मोशन। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ मोशन। गति की दर को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी इसका हम परिभाषा अपने अनुसार बना सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। लिख लेते हैं परिभाषा, इनका लिख लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। और चाल बराबर हम सूत्र क्या लिख सकते हैं? चाल बराबर हमने कहा कि एकांक समय में तय की गई दूरी और समय के अनुपात को ही चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी चाल बराबर क्या कह सकते हैं? अगर हम दूरी को स्मॉल s से दिखा दें और समय को स्मॉल t से, तो चाल बराबर हमारा s/t हो जाएगा। जिसके अनुसार हम कह सकते हैं जो दूरी होता है उसका मात्रक हम कहते हैं मीटर है, और जो समय है उसका मात्रक सेकेंड। तो कह सकते हैं चाल एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये मीटर प्रति सेकंड जो मात्रक है वो कहाँ से आया है? चाल बराबर दूरी बटे समय से निकल गया है। इस चाल का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कुछ कंडीशन होते हैं चाल के। नोट में जैसे हम लिख सकते हैं कि क्या चाल ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है? तो जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। चाल शून्य, चाल धनात्मक, चाल ऋणात्मक, इन तीनों के लिए कंडीशन है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो किसी वस्तु का जो चाल है वह सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी वस्तु का चाल सदैव धनात्मक होता है।
चाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता, यह कभी भी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है। ये इसके कंडीशन थे, यानी चाल जब भी होगा हमेशा सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, वह कभी भी शून्य नहीं होगा और ऋणात्मक तो होगा ही नहीं। अच्छा, शून्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब अगर कोई भी वस्तु एक पॉइंट पर है, अगर यहीं पर होगा तो हम तो कहेंगे ही नहीं कि कोई दूरी तय किया। अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में, यहीं पर कोई वस्तु है इसी पॉइंट पे, तो कहेंगे ही नहीं कि इसमें चाल हुआ है, क्योंकि वो कोई दूरी ही नहीं तय किया। अगर यहाँ से चल करके कोई दूरी तय करेगा, बिंदु ए यहाँ अगर है, बिंदु बी पर जब कोई वस्तु आएगा तब इतना जो दूरी हमारा है वो तय करेगा, तब कहेंगे कि यह चाल चला। और उस दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा उसे, तो कहेंगे यह चाल है, यानी दूरी और दूरी बटे के समय को ही कहेंगे हम चाल है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं, चाल हो गया, चाल के प्रकार की। चाल के प्रकार भी होते हैं, मुख्य रूप से चाल के कुल कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। ठीक है, तो हम इसे मिटा करके फिर आगे का जैसे हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे अब, चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड तो लिख सकते हैं, चाल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे पहले नंबर की हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला होता है समान चाल। समान क्या होता है? जब कोई भी गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस प्रकार उस वस्तु की चाल को एक समान चाल या स्थिर चाल कहते हैं। दूसरा होता है असमान चाल। असमान चाल क्या होता है? असमान चाल होता है कि जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय में या समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उस प्रकार की चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल। तीसरा होता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। और चौथा होता है ताक्षणिक या तत्कालिक चाल, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षण अथवा विशेष समय में या पर गतिमान वस्तु की चाल को ताक्षणिक या तत्कालिक चाल कहते हैं। तो हम जैसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं। पहला नंबर हमारा हेडिंग बन जाएगा, क्या हो जाएगा? एक समान या स्थिर बोलते हैं, स्थिर या स्थायी चाल, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एंड, स्थिर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एंड कांस्टेंट, यानी नियत। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड। एक समान या स्थिर चाल, जैसे हमने अभी भी बोला कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को वस्तु का एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं, यानी कोई भी गतिशील वस्तु है, जैसे अगर हम कह दें एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए कि कोई एक बस है, वह 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर, इस प्रकार से गति करता है, तो हम कहेंगे कि वह प्रत्येक घंटे में 20 किमी का दूरी तय कर रहा है, तो इस प्रकार की चाल कहलाएगी
एक समान चाल। अब दूसरे नंबर की हम बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। असमान या अस्थिर चाल। असमान या अस्थिर चाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म और, अच्छा यहाँ एंड की जगह और रहेगा, बाय मिस्टेक। और अब अस्थिर को, जैसे कि हमने स्थिर को कांस्टेंट बोला था, तो अस्थिर को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल स्पीड। अब असमान चाल ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, जैसे किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई एक समान दूरी को, यह रहेगा एक समान दूरी रहेगा, बाय मिस्टेक यहाँ तय की गई एक समान दूरी को वस्तु का एक समान चाल कहते हैं, एक समान दूरी तय करेगा। अब यहाँ एक समान ना करके असमान दूरी, यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा लिख लेते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई भिन्न भिन्न दूरियों को वस्तु का असमान चाल कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई भिन्न भिन्न दूरियों को वस्तु का असमान चाल कहते हैं या अस्थिर चाल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमने अभी भी पहले वाले में एग्जांपल दिया कि कोई एक बस है, वह पहले घंटे में, प्रथम एक घंटे में 20 किमी की दूरी तय करता है, दूसरे घंटे में 30 किमी की, तीसरे घंटे में 25 किमी की, चौथे घंटे में फिर 40 किमी की। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक घंटे में अलग अलग यानी भिन्न भिन्न दूरी को वो तय कर रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? बस की गति कैसी है? असमान चाल से, वह कभी अधिक चाल से कभी कम चाल से गति कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा एक समान या स्थिर का, और ये रहा असमान या अस्थिर का परिभाषा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा औसत चाल। थर्ड नंबर हो जाएगा आपका औसत चाल। औसत चाल को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। जैसे हमने अभी भी बताया आपको कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को, तो लिख लेते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। इस प्रकार से हम औसत चाल बराबर फार्मूला क्या बना सकते हैं? औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी
बटे के लिया गया कुल समय, यानी औसत चाल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VAV लिखते हैं, एवरेज दिखा देते हैं यहाँ पे, और तय की गई कुल दूरी को यस दिखाते हैं, और लिया गया कुल समय T दिखाते हैं। क्या हो जाएगा, V एवरेज इसको बोलते हैं, AVE एवरेज, S बटे के T बोलते हैं। क्या बोलते हैं, S बटे के T। अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कई प्रकार की क्रमशः भिन्न भिन्न दूरियां हैं और उसके लिए भिन्न भिन्न समय हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां, जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां क्रमशः S1, S2, S3, S4 डाटा ऐसे ही, जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां क्रमशः S1, S2, S3, S4 डाट भिन्न भिन्न समयांतरालों T1, T2, T3, T4 डाट में तय करे तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, औसत चाल बराबर देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी। कुल का मतलब हमेशा होता है जोड़, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डाट और बटे के T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डाट। यही हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे ही फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औसत चाल बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डाट आगे की बातें और बटे के T1 T2 T3 का योग, ऐसे ही क्रमशः। ये हमारा हो गया फार्मूला समझने के लिए, ठीक है। अब हम चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं। तात्क्षणिक तथा तात्कालिक चाल की। तात्क्षणिक तथा तात्कालिक चाल की। नंबर 4 है तात्क्षणिक तथा तात्कालिक चाल। तात्क्षणिक तथा तात्कालिक चाल इंस्टेंटेनियस मोशन स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल को। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहते हैं किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित समय क्षण पर या किसी विशेष समय पर कह सकते हैं, या किसी विशेष समय पर वस्तु की गतिमान चाल किसी विशेष क्षण पर या विशेष समय पर। जैसे हम कह सकते हैं समझने के लिए कि जब हम कोई मान लीजिए बाइक है, जैसे स्टार्ट करते हैं तो बाइक को भी स्टार्ट किया गया, अभी चलाया नहीं गया, लेकिन चलने से पहले उसका स्पीड जो रहेगा वो शून्य होगा, यानी विराम अवस्था में। अब जैसे ही हम एक्सीलेटर लेकर के गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तैसे ही तुरंत पल भर में वह क्या करेगा, विरामावस्था से गति अवस्था में आएगा। तो उस थोड़े से समय में जो गति होगी उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी निश्चित समय क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अथवा किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक तथा तात्कालिक
चाल कहलाती है। ठीक है, ये रहा परिभाषा। अगर हम इसे सूत्र के रूप में बनाना चाहें तो किसी निश्चित समय पर, यानी कि अब यहाँ पर समय भी परिवर्तित होगा धीरे धीरे और यहाँ पर स्पीड यानी चाल भी परिवर्तित होगा। तो हम कह सकते हैं परिभाषा से सूत्र क्या बना सकते हैं, ताक्षणिक चाल बराबर डेल्टा एस और बटे के डेल्टा टी। यानी कैसे कहेंगे कि डेल्टा एस मान यानी कि उसके दूरी में, यानी उसके दूरी में परिवर्तन, और ये क्या होगा, समय में परिवर्तन। ताक्षणिक का तात्कालिक चाल को हम क्या दिखाते हैं, स्मॉल यू से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, स्मॉल यू से दिखा देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल यू यानी इसी को बोलते हैं प्रारंभिक भी, तत्कालिक या प्रारंभिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चाल और चाल के प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा सा एक आध दो एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज हम थोड़ा वीडियो आपको लंबा बना के देंगे क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से बहुत ज़्यादा पार्ट बन जा रहे हैं, इसलिए आज हम थोड़ा सोचे हैं कि लंबा वीडियो बनाया जाए ताकि आप अच्छे से एक लगातार सब चीज़ों को समझ सकें। अब इसके एग्जाम्पल को, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन चुना है कि जैसे एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं कोई भी, कि जैसे एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में, एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट का समय लगता है। यदि ऑफिस घर से 4 किमी दूर हो, यदि ऑफिस घर से 4 किमी दूर हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब हमसे बोल रखा है कि एक व्यक्ति जो अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट का समय लगाता है, 20 मिनट का समय लगाता है। यदि ऑफिस से उसका घर 4 किमी की दूरी पर हो तो उसकी औसत चाल बताइए। तो हम पहले इसको हल करते हैं। सॉल्व लिखेंगे, यहाँ सॉल्व्ड यानी लिखेंगे ऑफिस से घर की दूरी, ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितनी है भैया, 4 किलोमीटर। और यहाँ पर अब देखिए हमारा दूरी जो है किलोमीटर में दे रखा है और जो समय है वो हमें 20 मिनट दे रखा है। तो या तो दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा बना लें या तो दूरी को हम मीटर प्रति सेकेंड बना लें। क्या बना लें, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें इसको मीटर प्रति सेकेंड में ही ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर। 4000 मीटर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 किमी बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और समय कितना बोल रखा है, समय बोला है 20 मिनट, तो इसे सेकंड में बदल लेते हैं। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में 60 गुणते 20 बराबर 1200 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 क्या गया, डबल जीरो लगा देंगे, 1200 सेकंड हो जाएगा। तो ये 1200 सेकंड समय हो गया और 4000 मीटर दूरी हो गया। अब औसत चाल क्या होता है, औसत चाल यानी क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड। क्या लिखे थे हम, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये होता है कुल दूरी हो जाएगा 4000 और कुल समय 1200, डबल जीरो कट गया। अब इसका 12 का हम डिवाइड कर देंगे 40 में, तो क्या जाएगा 12 का पढ़ा पड़ते 12 × 36, 40 12 × 36, ऐसे ही 3.33 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये रहा एक एग्जाम्पल, इसे ध्यान से देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा होगा वेग।
क्या होगा? वेग। वेग जैसे हमने अभी पीछे बताया, चाल। चाल क्या होता है? चाल किसे कहते हैं? अदिश राशि होता है। चाल क्या होता है? अदिश राशि। उसी प्रकार से वेग क्या है? सदिश राशि। तो इसमें यानी चाल कहते हैं गति की दर को, गति की दर को। अब वेग को भी गति की दर ही कहेंगे, लेकिन यह क्या होगा? किसी दिशा में होगा। क्या होगा? किसी दिशा में, क्योंकि वेग क्या होता है? सदिश राशि। तो हमने सदिश और अदिश की परिभाषा में आपको बता रखा था कि जिस वस्तु में या जिस भौतिक राशि में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो वो सदिश होंगे, और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं वो अदिश होंगे। तो यह दिशा के साथ चाल होता है। क्या होता है? इसे लिख सकते हैं समझने के लिए, दिशा के साथ चाल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? दिशा के साथ चाल। स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होगा? जैसे किसी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। क्या लिख सकते हैं परिभाषा? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन कह सकते हैं, क्योंकि दूरी को सदिश राशि में ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। वेग कहते हैं। विस्थापन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग जो है कि सदिश राशि है और इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसे लिख लेंगे, इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं? इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं? वेग भी बराबर हमने कहा कि किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी या उसी को बोलते हैं विस्थापन। किसी निश्चित दिशा में तय दूरी और बटे के बोलते हैं समयांतराल बोलते हैं। यानी वेग भी बराबर किसी निश्चित दिशा में तय दूरी को क्या दिखाते हैं? डेल्टा एस से, डेल्टा एस बटा के डेल्टा टी, डेल्टा एस बटा के डेल्टा टी को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्योंकि यह एक प्रकार की चाल ही है, लेकिन इसमें दिशा क्या होती है? निश्चित दिशा में, किसी एक दिशा में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हमेशा कहते हैं किसी वायुयान का वेग। कोई हवाई जहाज है, आप देखिए हवाई जहाज एक हवाई अड्डा से दूसरे हवाई अड्डा जाता है, तो अगर वह यहाँ पर एक हवाई अड्डा हम डिनोट कर दे, बना दें, और यहाँ पर कोई दूसरा हवाई अड्डा है, तो वह कभी भी ऐसे मुड़ के ऐसे नहीं जाएगा। वह हमेशा सीधे जाएगा। सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी, जो सबसे न्यूनतम सरल रेखा की दूरी होगी, उसी से जाएगा। और जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो अब ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय दूरी हो गया, और इतना दूरी तय करने में कोई ना कोई समय लगेगा। तो यानी किसी निश्चित दिशा में तय दूरी बटे के समय या समयांतराल को ही क्या कहते हैं, v बराबर डेल्टा एस बटे के डेल्टा टी। ये रहा इसका परिभाषा। और मैंने लिख दिया कि वेग क्या है, यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात कर लेते हैं इसके भाग की कि यह कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से चार प्रकार के थे, उसी प्रकार से वेग भी क्या होंगे, मुख्य रूप से वेग भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5। एक समान वेग या स्थिर वेग, दूसरा बोलते हैं असमान या अस्थिर वेग, तीसरा होता है औसत वेग, चौथा होता है ताक्षणिक वेग या तत्कालिक वेग, और पांचवा इनमें एक बढ़ जाता है सापेक्ष या निरपेक्ष वेग। हम पांचों को बारी बारी से देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी। इसमें हमने कहा कि यह कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ऐसा लिख लेंगे। और पहला नंबर इनमें क्या हो जाएगा, पहला हमने बताया अभी क्या बताया, एक समान, क्या बोलते हैं, एक समान या क्या बोलेंगे, स्थिर वेग। एक समान या स्थिर वेग, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक समान वेग क्या होता है भैया, एक समान वेग क्या होता है, एक समान वेग यानी यदि कोई वस्तु यानी, अब यहाँ हमेशा वस्तु की हम जब बात करेंगे तो वो गतिशील होगी, क्योंकि अब इसमें दूरी तय करना है तो गति रहेगा तभी। तो लिख सकते हैं यदि किसी गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में, यदि कोई गतिशील वस्तु या किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में किसी दिशा के समयांतरालों या कह सकते हैं किसी दिशा में समान रूप से गति करती है, एक समान रूप से गति करती है। यानी हम लिख सकते हैं कि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय में समान दूरी या कह सकते हैं समान विस्थापन तय करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक समान वेग कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय में एक समान विस्थापन तय करती है, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय में एक समान विस्थापन तय करती है, एक समान विस्थापन किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय करती है, तो इसे वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु का वेग कहते हैं, वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी इसमें हम कह रहे हैं कि कोई गतिशील वस्तु है और वह एक निश्चित समय में किसी निश्चित दिशा में दूरी तय करे या विस्थापन तय करे, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे।
अब दूसरा बात कर लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? असमान या अस्थिर वेग। असमान या अस्थिर वेग, इसे वो क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी, असमान या अस्थिर वेग। अब इसमें क्या होगा? यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में असमान दूरी तय करे, क्या करे? बस समान दूरी की जगह या समान विस्थापन की जगह असमान शब्द लिख देना, हो जाएगा हमारा परिभाषा। यदि कोई गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दिशा में असमान विस्थापन तय हो तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? असमान। क्या कहेंगे? असमान वेग। क्या कहेंगे? असमान वेग। और यहाँ पर एक समान विस्थापन से क्या है? इसे वस्तु का एक समान वेग है, यहाँ पर एक समान वेग कहेंगे। तो असमान वेग कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। ठीक है, ये रहा एक समान या स्थिर वेग का परिभाषा और ये रहा असमान या अस्थिर वेग का परिभाषा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर होता है औसत वेग। क्या हो जाएगा? औसत वेग। औसत वेग का भी देख लेते हैं हम लोग। अभी थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा हमारा सब। थर्ड नंबर है औसत वेग। क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अब औसत वेग का परिभाषा क्या जाएगा? किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को तथा उसमें व्यय या उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या बोलेंगे? किसी गतिशील वस्तु के कुल विस्थापन को तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। तो इस अनुसार से हम फार्मूला क्या बना सकते हैं कि औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा? औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा भैया? औसत वेग लिख लेंगे हम लोग। औसत वेग को भी ही दिखाते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं वेग को। औसत वेग हो तो भी एवरेज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन। क्या लिखेंगे? कुल विस्थापन को लिखेंगे डेल्टा एस
और बटे के कुल समय को क्या लिखेंगे, कुल समय को लिखेंगे डेल्टा टी। तो हम लिख सकते हैं भी एवरेज बराबर डेल्टा एस बटा के डेल्टा टी, डेल्टा एस बटा के डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एस, या कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है डेल्टा एस से, जैसे हमने चाल उसमें चाल वाले में दूरी दिखाया तो विस्थापन के लिए हम लोग यस न दिखाकर यक्स दिखा देते हैं, यक्स ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो भी एवरेज बराबर डेल्टा एक्स बटे के डेल्टा टी कह सकते हैं, जहाँ एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, विस्थापन है, वस्तु द्वारा विस्थापन है, और डेल्टा टी क्या है, वस्तु द्वारा विस्थापित होने में लगा कुल समय है। अब अगले परिभाषा की बात कर लेते हैं, चौथे की। थोड़ा मिटा लेते हैं, नहीं तो नीचे जाने पे नहीं दिखेगा। चौथा नंबर आता है आपका तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक को क्या बोले थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी क्या बोलेंगे हम लोग, तात्क्षणिक वेग। अब इसे क्या कहेंगे, किसी गतिशील या किसी गतिमान पिंड या किसी निश्चित क्षण पर, किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी निश्चित क्षण पर, जिस प्रकार से हमने चाल वाले में परिभाषा दिया था, अब ये निश्चित दिशा बस इसमें रहेगा, यानी किसी निश्चित पिंड या किसी निश्चित वस्तु द्वारा किसी निश्चित क्षण पर किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित दिशा में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित दिशा में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक या तत्कालिक वेग भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और तात्क्षणिक या तत्कालिक वेग को दिखाने के लिए क्या करते हैं, तात्क्षणिक वेग को भी से ही दिखाते हैं। और यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहा गया है किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित दिशा में वेग को या फिर वही गति को, स्पीड को ही क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस बटा के डेल्टा टी होगा। क्या होगा, डेल्टा एस बटा के डेल्टा टी होगा। ठीक है, अब हम लास्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, पांचवें की बात कर लेते हैं। पांचवा जैसे हमने क्या कहा था, सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। क्या बोलते हैं, सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब देखिए सापेक्ष तथा निरपेक्ष क्या होता है, यानी यदि कहीं पर भी कोई दो वस्तु गतिमान हो, क्या हो, कोई दो वस्तु गतिमान हो, तो उसमें एक वस्तु धीरे चले और दूसरा वस्तु तेज चले, तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि जो तेज चलेगा वह धीमे वाले गतिमान वस्तु को क्रॉस करेगा, यानी पास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि धीमे वाले की अपेक्षा जो तेज वाला है उसके सापेक्ष उसकी गति कह सकते हैं। और यही जैसे अगर हम सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क भी नहीं चलता है, सड़क स्थिर रहता है, या उसके किनारे पेड़ मकान जो भी होते हैं वो स्थिर रहते हैं।
तो जब हम गति करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे अपेक्षा वह पीछे हटते हैं, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि वह हमारे क्या हो रहे हैं, निरपेक्ष, या उनके हम निरपेक्ष गति कर रहे हैं। अगर कोई गतिमान वस्तु के साथ हम चलते चलते आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं उसके सापेक्ष हम गति कर रहे हैं, और किसी स्थिर वस्तु के साथ हम गति करते हुए उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं उसके निरपेक्ष वेग है हमारा। क्या है, तो कह सकते हैं जब दो वस्तुएं एक ही समय पर, परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से, भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, भिन्न भिन्न वेग से गति करे या गतिमान हो, तो एक वस्तु के सापेक्ष गतिमान हो तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है, सापेक्ष वेग कहलाता है। जबकि इसी के विपरीत क्या कहेंगे, अब दोनों वस्तु गतिमान न हो, अब कहेंगे यदि दो वस्तुओं में या दोनों वस्तुओं में से कोई एक स्थिर हो तथा दूसरा गतिमान हो, जबकि दो वस्तुओं में से कोई एक स्थिर हो तथा दूसरा गतिमान हो, तो स्थिर वस्तु के निरपेक्ष वेग कहलाता है, स्थिर वस्तु के निरपेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है, ये हमने परिभाषा दे दिया इनका सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग का। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। जबकि उसके विपरीत दो वस्तुओं में से कोई एक स्थिर तथा दूसरा गतिमान हो तो स्थिर वस्तु के निरपेक्ष वेग कहलाता है, स्थिर वस्तु के निरपेक्ष वेग कहलाता है। इसी पर हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फिर वीडियो का लास्ट होगा। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देते हैं जल्दबाजी में। देखिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, एक हमने पीछे करा दिया। इससे दूसरा अगर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे कह रखा है कि एक कार का वेग 2 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। एक कार का वेग 2 सेकंड में 100 मीटर कह सकते हैं, 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो कार का औसत क्या ज्ञात कीजिए, कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए, कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, औसत वेग ज्ञात करना। पहले क्या क्या हमें दे रखा है, वेग 2 सेकंड केवल बोला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समय हो जाएगा। समय t बराबर 2 सेकंड दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे। अब हम समय हमारा t बराबर 2 सेकंड दे रखा है और हमारा
वेग देखिए यहाँ पर 100 मीटर प्रति सेकंड है और वहाँ पर 40 है। तो जो प्रारंभिक वेग है जो प्रथम में दिया वो प्रारंभिक वेग है, यानी प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं। ये दे रखा है 100 मीटर प्रति सेकेंड। और जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग वो क्या दे दिया है, v बराबर होता है, ये दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे औसत वेग बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे के t या डेल्टा t बोलते हैं। तो v का मान कितना था हमारा 40 है, कितना है 40 है। चूंकि अब ध्यान से देखिए कि हमारा पूछा कि औसत वेग, तो औसत वेग में हम क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा टोटल वेग पहले 100 था, अब धीरे धीरे क्या हो गया है 40 हो गया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, योग करेंगे, क्योंकि औसत में हमेशा हम क्या करते हैं, जोड़ रहे थे, कुल कर रहे थे। तो हमारा यहाँ पे v का मान 40 हो जाएगा और u का मान 100, अब बटे के t क्या है 2 सेकेंड है। तो ये 40 और 100 140 हो जाएगा जुड़ करके, और बटे के 2 यानी कि क्या आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे, 2 7 14 0, 70 मीटर प्रति सेकेंड, 70 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा औसत वेग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको चाल के प्रकार, वेग और वेग के प्रकार ये बता दिया है। अब आगे हम फिर पढ़ेंगे त्वरण। अभी हमारा एक पार्ट बचा हुआ है त्वरण, एक्सीलरेशन। अगले पार्ट, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे और उसके बाद हम ग्राफ के जरिए इनका निरूपण करेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ के जरिए किसमें कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है, या फिर चाल समय ग्राफ है, हम या त्वरण समय ग्राफ है, देखेंगे ग्राफ के जरिए। वो आगे के वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।